नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज हम जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, लेखपाल परीक्षा हुई थी जो 2015 में, ये उस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान के। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आगे जो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है 2020 में, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो सतलज नदी का जो उद्गम है यह भारत में नहीं होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। सतलज नदी का जो उद्गम है आपको मिलेगा मानसरोवर झील के निकट राकसताल तिब्बत में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मानसरोवर झील के निकट राकसताल तिब्बत से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये उस समय जब पेपर हुआ था तो उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो उस समय आंसर था इसका राधा मोहन सिंह, परंतु प्रेजेंट टाइम में हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 2016 के रियो ओलंपिक्स में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी? तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो 2016 में जब रियो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे तो उसमें टोटल कितने खेल थे? तो उस समय टोटल 42 खेल खेले गए थे 2016 के रियो ओलंपिक्स में, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा 2020 का जो रियो ओलंपिक्स होने वाला था, यहाँ पर 2020 का जो ओलंपिक खेल होने वाला है यह स्थगित हो गया है कोरोना वायरस के चलते। यह टोक्यो में होने वाला था। प्यार देखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में जो है समर ओलंपिक्स खेल 2020 के होने वाले थे, परंतु कोरोना वायरस के चलते इनको स्थगित कर दिया गया है। अब ये जो खेल होंगे ओलंपिक खेल से, यहाँ पे मैं समर की बात कर रहा हूँ, ग्रीष्मकालीन खेलों की बात कर रहा हूँ। तो 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाला था, अब यह 2021 में होगा। जापान की राजधानी टोक्यो में 1 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी प्याज मंडी है आपको मिलेगी लसाल गांव में। कहाँ? लसाल गांव आपको कहाँ मिलेगा? लसाल गांव नासिक के महाराष्ट्र में है। यह भारत की यानी कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी मानी जाती है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, लसाल गांव, यह आपको मिलेगा नासिक महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी मायावती, आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी मायावती, यह सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो मायावती रही हैं। इनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। तथा प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो है प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सीटें हैं राज्यसभा की, और उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें आपको मिलेंगी। किसकी? तो 80 सीटें हैं लोकसभा की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यह जो यूपी है इसमें टोटल आपको लोकसभा की जो सीटें हैं वो मिलेंगी 80, और राज्यसभा की आपको उत्तर प्रदेश में सीटें मिलेंगी 31, और विधान परिषद की कितनी सीटें मिलेंगी आपको? 100, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें मिलेंगी? तो 403। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से रिलेटेड फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री का वह रहा है मायावती का, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू होने वाली
जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर यह कब प्रारंभ की गई? जन धन योजना जो है आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो 28 अगस्त 2014 को आधिकारिक तौर पर जो है जन धन योजना को प्रारंभ किया गया था। यह जो योजना थी यह वित्तीय समायोजन के लिए लागू की गई थी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? तो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? तो केवल गंगा, यानी गंगा नदी की सफाई के लिए ही यह नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा। आपको बताना है जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होंगे तो उनकी आवाज का जो डेसिबल है वह कितना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 20 डेसिबल। जब जो दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उनकी आवाज़ का जो डेसिबल है वह 20 डेसिबल होगा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा 80 डेसिबल से जब अधिक ध्वनि हो जाती है, आप यह ध्यान दीजिएगा, जब 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाती है तो उसको शोर माना जाता है, तो इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है 1 लीटर पानी में कितने कैलोरी होती है? तो 1 लीटर पानी में आपको 0 कैलोरी मिलेगी, यानी कि पानी में जो है 1 लीटर पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है थोड़ा सा प्रश्न, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मतलब जब अग्नि दुर्घटना होती है तो उस समय सबसे अधिक क्या तपिश पैदा करता है, प्रश्न यह पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तपिश पैदा करेगा पॉलीमर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अग्नि दुर्घटना के समय जो पॉलीमर है यह सबसे अधिक तपिश पैदा करता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे। तो एमएसपी का जो निर्धारण है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है, यह किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसका जो निर्धारण है यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो ये उस समय 2015 का प्रश्न है, तो उस समय कुछ अन्य था, और प्रेजेंट टाइम में आपको बता दूं मैं, गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह है 1925 रुपये। आप याद देखिएगा 1925 रुपये प्रति क्विंटल जो है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 2020 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह है 1925 रुपये प्रति क्विंटल, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है पुरस्कृत फिल्म लाइफ लाइन्स, जिसे 126 देशों में 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा गया, भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? तो यह भी उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो यह उत्तराखंड के ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती थी फिल्म लाइफ लाइन्स, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है? तो कबीरदास की जो जयंती है वह मनाई जाती है 2 जून 2015 को। कब? तो 2 जून 2015 को कबीरदास की जयंती मनाई जाती है। कबीरदास का जो जन्म है 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रिक्स बैंक के बारे में। तो जो ब्रिक्स बैंक है इसका एक अन्य नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो आप भूलिएगा मत। ब्रिक्स बैंक को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से ब्रिक्स बैंक को जाना जाता है। तथा ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा शंघाई शहर में। कहाँ? तो चीन के शंघाई शहर में आपको मिलेगा ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर। तथा ब्रिक्स बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यानी कि 2020 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मार्कोस ट्राइजो। कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो जो है ये ब्राज़ील के रहने वाले, यहाँ पे आप देखिएगा,
ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं मार्कोस ट्राइजो, तथा ये वर्तमान टाइम में ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले अध्यक्ष थे केवी कामत, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मार्कोस ट्राइजो से पहले भारत के व्यक्ति थे केवी कामत, ये अध्यक्ष थे ब्रिक्स बैंक के, परंतु इनको हाल ही में इन्होंने रिजाइन दे दिया तथा इनके बाद जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मार्कस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नींबू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वह भारत है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? तो चीनी युआन इसका राइट आंसर था, उस समय कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है यह 5 जून के दिन मनाया जाता है, तथा 2020 का थीम इसका क्या था? तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, यानी कि क्या हो जाएगा हिंदी में इस बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? जैव विविधता। इस बार की थीम रखी गई थी विश्व पर्यावरण दिवस की 2020 की, तथा यह प्रतिवर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। अगला है, विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मतदान का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐच्छिक है। आपकी यह जो भारत में मतदान है यह एक विधि अधिकार है और मत देना जो है आपकी स्वेच्छा पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो ये 2015 का उस समय का प्रश्न है, तो उस समय का आंसर था कमला गोयनका, लेकिन हम 2019 की बात करें, जो 2019 में लेटेस्ट में दिया गया है व्यास सम्मान, तो 2019 में जो लेटेस्ट में व्यास सम्मान दिया गया यह 29वां व्यास सम्मान दिया गया। कौन सा? तो यह 29वां व्यास सम्मान दिया गया किसको? नासिरा शर्मा को। आप ध्यान दीजिएगा, नासिरा शर्मा को 2019 में 29वां व्यास सम्मान दिया गया। इनकी किस रचना के लिए? तो कागज की नाव। नासिरा शर्मा की एक रचना थी कागज की नाव, इसी के लिए इनको 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, नासिरा शर्मा, तथा इनको 29वां व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? तो उपयुक्त सभी का निषेध होता है चुनाव के समय, जैसे घृणाजनक भाषण तथा पुतला फूंकना, उसके बाद प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण करना, इन सभी का निषेध होता है जब चुनाव आचार संहिता लगी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना यह की गई थी 14 जनवरी 1965 को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 14 जनवरी 1965 को जो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारा है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च का जो दिन होता है, इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीन लोगों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च के दिन, तथा इसी कारण से जो 23 मार्च का दिन होता है वह हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। इसी कारण से 23 मार्च का जो दिन है हम भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ बिहार के पॉलिटिक्स से, मतलब बिहार में किसकी सीटें हैं। तो सबसे पहले बिहार की अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधानसभा की टोटल 243 सीटें आपको मिलेंगी। बिहार में जो है विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधान परिषद की सीटें आपको मिलेंगी 75। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की सीटें आपको मिलेंगी 40। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार यहाँ के क्या हैं? तो मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली उत्तर देख लेते हैं। विश्व डाक दिवस आपको मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को।
मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में कितने शहरों की जो आबादी है वह 10 लाख से अधिक है? तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो है भारत के कितने शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है? तो टोटल 43 शहर हैं भारत के जिनकी आबादी जो है वह 10 लाख से अधिक है। तथा उत्तर प्रदेश में 10 लाख की आबादी वाले कितने जिले हैं? तो 12 जिले उत्तर प्रदेश में 10 लाख आबादी से ज़्यादा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 10 लाख की आबादी वाले जिलों की संख्या 12 है। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में टोटल 10 लाख से अधिक कितने जिले हैं, शहर हैं? तो 43। अगला है, संकल्प प्रदान अभियान किसने प्रारंभ किया? तो बिल गेट्स के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, इन्हीं के द्वारा जो है संकल्प प्रदान अभियान प्रारंभ किया गया था। अगला है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भूरी क्रांति का जो संबंध है यह उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है सांची स्तूप। यह बनवाया गया था अशोक के द्वारा मध्य प्रदेश में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, इनमें से कौन असंगत है? तो इसमें से कौन असंगत है? तो इसमें से जो कुणाल कपूर है यह असंगत है, बाकी संजीव कपूर, नीता मेहता और तरला दलाल ये संगत है, क्योंकि इनका जो संबंध है वह पाक कला से है, जबकि कुणाल कपूर का जो संबंध है वह पाक कला से नहीं है। अगला है, किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल ने अपने संविधान में हाल ही में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है केरल। केरल में जो है मदिरा सेवन जो है प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पंजाब दूसरा स्थान पे आता है। अगला है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको मतलब कूट को मिलान करना है कि कौन सा कूट सही है। तो आइए देख लेते हैं। तो हिंदू से इस हिंदू का क्या हो जाएगा? तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो हिंदू का हो जाएगा आपका सनातनी और आर्य समाजी। उसके बाद आपका मुसलमान का हो जाएगा सिया और सुन्नी। सिख का आपका हो जाएगा निरंकारी और नामधारी। स्थाई का आपका हो जाएगा कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये मिलान आप याद रखिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? तो गुजरात में आपको मिलेगी सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि। तो आप इसे याद रखिएगा। रण ऑफ कच्छ जो है यह सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि माना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो रण ऑफ कच्छ है यह एशिया का बब्बर शेर और जंगली गधे का अभ्यारण्य भी है। अगला है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन है आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उस समय दिया गया था टोटल, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो है 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कुल 8 भारतीय व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 8। यानी कि 1913 से 2014 के मध्य कुल 8 भारतीय व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, सीवी रमन हो गए, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी प्रमुख हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2019 में जो नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए इनमें से एक भारतीय व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। आप याद देखिएगा, अभिजीत बनर्जी, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। तो आप इसे याद रखिएगा। बी.डी. जत्ती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह और वी.वी. गुरु भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तथा जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे 1967 से 1969 तक।
टी से आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह किस धातु पे बेअसर होता है? तो सोना पे, यानी सोना पे जो है नाइट्रिक अम्ल बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो भारत का जो तटवर्ती शहर है मुंबई, इसमें सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो बांद्रा से वर्ली को लिंक करता है, जोड़ता है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2015 में जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे लेखपाल भर्ती परीक्षा में, उसको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर देख सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।